भारतीय वायुसेना का जो सफ़र था वो बड़ा ही एक्साइटिंग था। खासकर जब हमने ज्वाइन किया, हम अफसर बने 1960 में, तो 1-1.5 साल बाद पाकिस्तान से लड़ाई हो गई। तो वो एक पीरियड बड़ा ही एक्साइटिंग रहता है फौजी के लिए। और 2 साल अभी ट्रेनिंग चल रही थी, और खुद ट्रेनिंग तो इतनी उस तरह की नहीं होती हमारी, क्योंकि हम फाइटर कंट्रोलर थे। तो बड़ा एक्साइटिंग रहा। 1962 की लड़ाई चीन के साथ ख़त्म हुई नहीं थी अभी, तो 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई आ गई। तो फिर उसके अंदर और भी ज़्यादा रहा, क्योंकि पाकिस्तान को हमारा लक्ष्य था पाकिस्तान को ही ख़त्म करना। फिर 1965 की लड़ाई पाकिस्तान से मुश्किल हुई, हम लोग और तरक्की कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। तो इतनी देर में 1971 की फिर लड़ाई आ गई। तो वो तो बड़ा ही हाई लेवल मज़ा था, क्योंकि वो बांग्लादेश का किस्सा था, और उसके अंदर बहुत सारे लाखों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदुस्तान आ गए, और बड़ा ही वहाँ पर देश में दुख था और बड़ा भारी प्रॉब्लम थी। और हमारा बड़ा जोश था हम लोगों का कि पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देना है। पाकिस्तान एक कम से कम 2 टुकड़ों में हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का खास कार्यक्रम सक्सेस टॉक्स, और आज हमारे साथ अपनी खास बातें शेयर करने के लिए, अपना यहाँ तक का सफर शेयर करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रेम कुमार खुल्लर जी। एक जानी मानी शख्सियत हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं, सेवानिवृत्त हैं भारतीय वायुसेना से। उनसे बात करते हैं क्यों ये शख्सियत खास है, वो आपको बातचीत करके पता चलेगा। जो बातचीत आप सुनेंगे उससे पता चलेगा कि क्यों ये खास हैं, और सक्सेस टॉक्स में इनसे बातचीत करने का हमारा क्या मकसद है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद आपकी, ये बिल्कुल आपकी बड़ी कृपा है, आप लोग आए हो इतनी दूर से और इतना शाम के वक्त इतना समय दे रहे हो। सर एक्स स्क्वाड्रन लीडर हैं, काफ़ी समय दिया है भारतीय वायुसेना को, बहुत समय तक काम किया, और उसके बाद एक जो मन में इच्छा होती है कि क्या किया जाए, देश की सेवा की जाए, समाज की सेवा की जाए, उसी राह पर चले और लंबे समय से चल रहे हैं। 3 दशक पूरे कर चुके हैं। क्या कुछ कर रहे हैं उनकी जुबानी उन्हीं से जानते हैं। सर पहले आप भारतीय वायुसेना में थे, मैं आप ही की जुबानी जानना चाहूँगी कि पहले आपने भारतीय वायुसेना से क्यों रिज़ाइन किया, फिर कैसे कैसे आपका यहाँ तक का सफ़र पूरा हुआ जो आज जहाँ पर आप हैं। धन्यवाद। भारतीय वायुसेना का जो सफ़र था वो बड़ा ही एक्साइटिंग था। खासकर जब हमने ज्वाइन किया, हम अफसर बने 1960 में, तो 1-1.5 साल बाद पाकिस्तान से लड़ाई हो गई। तो वो एक पीरियड बड़ा ही एक्साइटिंग रहता है फौजी के लिए। और 2 साल अभी ट्रेनिंग चल रही थी, और खुद ट्रेनिंग तो इतनी उस तरह की नहीं होती हमारी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग होती है कि भाई इतना हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग पर हमारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम फाइटर कंट्रोलर थे। हम हवाई जहाज उड़ाते थे, उड़वा के उनको गाइड करते थे। वो जॉब था एक रडार्स के ऊपर काम करने का। तो बड़ा एक्साइटिंग रहा। 1962 की लड़ाई चीन के साथ ख़त्म हुई नहीं थी अभी, तो 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई आ गई। तो फिर उसके अंदर और भी ज़्यादा रहा, क्योंकि पाकिस्तान को हमारा लक्ष्य था पाकिस्तान को ही ख़त्म करना। फिर 1965 की लड़ाई पाकिस्तान से मुश्किल हुई, हम लोग और तरक्की कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। तो इतनी देर में 1971 की फिर लड़ाई आ गई। तो वो तो बड़ा ही हाई लेवल मज़ा था, क्योंकि वो बांग्लादेश का किस्सा था, और उसके अंदर बहुत सारे लाखों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदुस्तान आ गए, और बड़ा ही वहाँ पर देश में दुख था और बड़ा भारी प्रॉब्लम थी। और हमारा बड़ा जोश था हम लोगों का कि पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देना है। पाकिस्तान एक कम से कम 2 टुकड़ों में हो गया, और भी जो भी पॉलिटिकल रीजंस लिए होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते थे कि अगर हमें शायद 15-20 दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान जो अब है वो भी ख़त्म हो जाता। तो ये ब्रीफ बड़ा भारी शॉट रहा हमारा, बड़ा हमको अच्छा लगा। अच्छा इन द सेंस कि जो कर्म आपको भगवान ने दिया है, अगर वो कर्म करो और जोश से करो और सक्सेसफुली करो, तो आपको लगता है कि हमारी जीवन जो है
वो सार्थक हुआ। और आपके अगले सवाल की उत्सुकता मैं शांत करूंगी कि क्यों सक्सेस टॉक्स में आज हम खुल्लर जी से बात कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जीवन के 80% पूरे करने के बाद भी उम्र का ऐसा पड़ाव जब लोग आराम पसंद होते हैं, आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में खुल्लर जी क्या कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं एबल चैरिटीज का, जिसके फाउंडर हैं खुल्लर जी। और एबल की मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देती हूँ, सर की जुबानी ही बताते हैं। सर, एबल की फुल फॉर्म? एसोसिएशन फॉर ब्लाइंडनेस एंड लेप्रोसी इरेडिकेशन। एग्जैक्टली, इसकी आपको फुल फॉर्म सर ने बताई, एसोसिएशन फॉर ब्लाइंडनेस लेप्रोसी इरेडिकेशन, यानी कि अंधेपन और जो कुष्ठ रोग है उसके खात्मे का लक्ष्य है इस संस्थान का, जो पिछले 30 बरस से काम कर रहा है इस दिशा में कि जो नेत्रहीनता है वो कम हो, खत्म हो। बहुत सारे सरकारी संस्थान भी हैं, लेकिन खुल्लर सर का जो ये संस्थान है ये 30 साल से इस दिशा में कार्यरत है कि कम खर्च में लोग जो इलाज अपना नहीं करा पाते, जिन्हें कुष्ठ रोग है या फिर जिनको अंधेपन की समस्या है, मोतियाबिंद है, यहाँ कम खर्च में उनका इलाज हो सके। हम पूरा हॉस्पिटल अभी सर का घूम कर भी आए हैं। पलवल में ये हॉस्पिटल पड़ता है। जब आप हाईवे से आते हैं तो थोड़ा सा ही अंदर आएंगे तो आपको ये हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। 7 एकड़ की ज़मीन पर ये हॉस्पिटल है। क्या कुछ यहाँ पर सर कर रहे हैं पिछले 3 दशक से, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो अब सर की जुबानी जानते हैं। फिलहाल आपकी ये उत्सुकता मैंने शांत की कि सक्सेस टॉक्स में हम प्रेम कुमार खुल्लर जी से बात क्यों कर रहे हैं। सर, आपने पहले आप इंडियन उसमें थे, वायुसेना में थे, एयरफोर्स में थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने एयरफोर्स से रिज़ाइन किया और फिर खेती करना शुरू कर दिया? ऐसे है कि भाई मैं MA इकोनॉमिक्स में करके हाँ जी की थी जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की, और मैं कह सकता हूँ बड़े गौरव से, जरूर से बल्कि, कि मेरे प्रोफेसर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अच्छा। काफ़ी साल हम उनकी सिविल सर्विस के अंदर भी मेरा कुछ संपर्क रहा। काफ़ी साल बाद में मैं उनके परिवार को भी मिला, उनकी बेटियों को भी मिला, और उनकी एक बेटी जो कि इंडियन पुलिस सर्विस की बहू है, हाँ जी, तो वो भी मिला। तो मेरा ये था कि मेरा देश जो है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था जी, और मुझे बड़ा शौक था देश के बारे में पढ़ने का, तो मैंने ये देखा कि हम कई चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में हम दुनिया से काफ़ी पीछे हैं। मेरा सारा ही परिवार, बच्चे मिलाकर सारा ही मेरे देश में, यहाँ मेरे प्रैक्टिकली कोई नज़दीक का, बिल्कुल नज़दीक का रिश्ते कोई भी नहीं है। दूर के रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन तो सारे बच्चे इंक्लूडिंग मेरे अपने बच्चे, भाई बहन, सारे जाने फॉरेन कंट्रीज़ में हैं। और मेरे को ये रहा कि वो जब मैं गया 1974 में पहली दफ़ा, तो गैप देखा हमने अपने देश के बारे में और फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में, तो ये रहा कि हमारा देश क्यों नहीं बनता और हम क्या करना चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन पर्सनली भी इतनी तगड़ी नहीं थी, और हम अकेले थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ थी। तो हमने तब तक काम किया जब तक हमको पेंशन नहीं मिल गई। फिर हमने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद हमने एक खेती की यहाँ पर। तो यही पलवल के पास एक बामनी खेड़ा गांव है, वहाँ पर एक बेनतहा जो मिट्टी के भाव ज़मीन थी, बंजर, वो हमको मिल गई 2 पैसे के भाव सस्ते। तो हमने उसको डेवलप किया, लेकिन अब इतना उसको देखकर, उस ज़मीन को देखकर जो हमने बनाई, जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि ये ज़मीन अगर ये फौजी तो दूर है, भगवान भी नहीं बना सकता, और हमने वो ज़मीन बनाई, उसके अंदर इतनी उपजाऊ बनी कि हमने उसके अंदर फूल लगाए, फल लगाए, और हमको वो ज़मीन ने बहुत ही भाग लगाए। हमने ज़मीन बेच दी, और बेच के हमने ये कर्म किया। क्योंकि मैं आपको इंस्टेंस सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री का डेथ हुई, तो मेरे पास 32 लड़कियां, औरतें काम कर रही थी मेरे खेत पर। तो मैंने कहा, भैया आप लोगों को मालूम है इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई है? तो सारी जानियों ने मेरे ऊपर एक देखा कि इंदिरा गांधी कौन थी। वो जानती ही नहीं थी इंदिरा गांधी, उन्होंने नाम तक नहीं सुना हुआ था इस बात का कि प्रधानमंत्री की डेथ हो गई है, कि वो प्रधानमंत्री मर गई है। उनके पास कोई रेडियो नहीं था। तो ये पलवल में था। ये पलवल से ये रहा मेरे अस्पताल के, अब पलवल से जुम्मा 8 किलोमीटर पर, और 8 किलोमीटर दैट मीन्स रफली 5 मील पर, हाँ जी, मेरी ज़मीन थी।
और वो ज़मीन के ऊपर मैं जाया करता था गर्मियों में सर्दियों में लगातार, और उन्होंने इंदिरा गांधी, तो मेरे को बड़ा ही दुख हुआ फिर कि भाई ये तो कुछ नहीं, एजुकेशन का काम करना है, मेडिकल का काम भी करना है, क्योंकि इनको हमेशा ही, अगर मेरे पास 30 लड़कियां होनी चाहिए थी काम करने के लिए, औरतें, तो उसके अंदर 2, 4, 5 बीमार रहती थी। तो बीमार क्यों रहती थी? कोई ये हो गया, ये वो हो गया, ये बच्चा बीमार हो गया जी, ये हो गया जी, इसलिए नहीं आई। तो ये भी फिर फोकस हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये जो एबल था, ये 1970 में साउथ इंडिया के अंदर हैदराबाद से 80 मील पर एक जगह है बिदार। अच्छा। बिदार एक एयरफोर्स स्टेशन है बहुत बड़ा, उस वक्त तो शहर से भी बड़े हम थे। और बिदार का स्टेशन जो था, और वहाँ पर जब मैंने देखा तो वहाँ पर कुष्ठ रोग का थोड़ा, उससे थोड़ा कोई 20 मील परे कुष्ठ रोग का काम चलता। एयरफोर्स में रहते हुए मैं वहाँ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर था बिदार एयरफोर्स स्टेशन में, और वहाँ पर कुष्ठ रोग के जो थे ये क्रिश्चियन जी नन्स ये काम करती थी। मैं गया 2-3 दफ़ा, और मुझे लगा कि ये कर्म एक ऐसा है जो कि ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे जीवन जो है बिल्कुल एकदम अनलिवेबल हो जाता है। फिर वहीं पर ही ये मेरे को, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे शौक़ था तब भी इकोनॉमिक्स पढ़ने का, और उसके बाद में 1980 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक किताब छपी UNDP की, तो वो फिर मैंने पढ़नी शुरू की, रेगुलरली शुरू की, और फिर मैंने ये मन बना लिया कि मुझे ये 2 काम करने हैं, एक अंध को दूर करना है और एक कुष्ठ रोग को खत्म करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बीच में खुल्लर सर ने किताब की बात की, तो अच्छे एक समाज सेवी होने के साथ साथ, जैसा आपने देखा, एक अच्छा संस्थान चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अस्पताल है, इसके अलावा एक अनाथ आश्रम भी है, जहाँ छोटी बच्चियों के लिए गुरुकुल खोला है सर ने, जहाँ पर कई सारी नन्ही नन्ही बच्चियां हैं जिनको पढ़ाया भी जाता है, संस्कृत है, साइंस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, और उनके रहने का भी वहाँ इंतजाम है। वो सब चीज़ें आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। साथ ही खुल्लर साहब अच्छे लेखक भी हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, और जैसा आपने इनकी बातचीत से सुना कि चीज़ें जुड़ती गई। एयरफोर्स में रहते हुए इन्होंने देखा कि कुष्ठ रोग किस तरीके से फैला हुआ है, किस तरीके से अशिक्षा है कि इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है, लेकिन गांव की महिलाओं को यही नहीं पता है कि इंदिरा गांधी जी थी कौन। तो चीज़ें जुड़ती गई, और फिर सर पहुंचे ये एबल चैरिटीज़ तक। सर आगे की कहानी बताएं। अब इसके अंदर ये था, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने काम शुरू किया, इस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो ये देखा कि भाई यहाँ पर लड़कियों की बहुत ही है नहीं इज्जत लड़कियों की। तो लड़कियों के लिए फिर मैंने काम शुरू किया। मैंने पैम्फलेट्स भी बांटे हज़ारों की तादाद में, 20 हज़ारों की तादाद में, और ये कहा कि किसी को कोई लड़की भी नहीं रखनी तो मेरे को दे दे, मैं पाल दूंगा। अच्छा। और उसमें बहुत सारी लड़कियां तो नहीं आई, कुछ लड़कियां आई, और उनमें से एक फ़ोटो यहाँ भी मैंने लगी हुई है अपने बोर्ड पर, जो कि लड़कियां हमने झाड़ियों से उठाई। अच्छा। उसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है कि भाई, क्योंकि जब मैंने पैम्फलेट बांट दिए तो लोगों ने मुझे टेलीफोन करने शुरू किए, तो फिर मैंने लड़कियों को अडॉप्ट करवा के गवर्नमेंट को मैं देता रहा। फिर ये लड़की का जो किस्सा था, इस रात को टेलीफोन आता है 11 बजे मुझे फरीदाबाद में कि ये लड़की पैदा हो गई है, हमने इसको डिस्पोज ऑफ करना, फिनिश करना। तो आपने कहा था हम ले सकते हैं, ले सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई रात के 10:30-11 बज गए हैं, मैं अकेला आदमी कहाँ इस उम्र में कैसे गाड़ी चलाऊंगा, आप सुबह दे दोगे मुझे 5, 4:30, 5, 5:30 बजे। तो अक्टूबर का वक्त था शायद, और उन्होंने कहा ये हाँ सुबह 4:30-5 बजे से पहले तो फिर मैं सुबह उठ के वहाँ से भागा, और मैंने उनको कह दिया कि मेरे अस्पताल से पहले कौन सी जगह में, उन्होंने बताया कि ये बामनी खेड़ा और के बीच में, इसके बीच में है। तो मैंने कहा मैं इस नंबर में कार में आऊँगा, मैं वो पुरानी जगह जो है उसके साइड में खड़ा रहूँगा, आपको लाइट मेरी चलती नज़र आएगी, ये मेरे कार का नंबर है, तो आप मुझे लाइट के द्वारा बतला देना, मैं पिकअप कर लूँगा। फिर उसने सड़क से हट के कोई समझिए 10-15 गज परे लड़की को झाड़ियों के अंदर रख लिया। ये उसी लड़की की तस्वीर, ये वो साइड वाल में जो गायनेकोलॉजिस्ट लड़की है, बीच के अंदर जो लड़की लेटी हुई है सेंटर में, ये उस लड़की की फोटोग्राफ है। और फिर मैंने ये गवर्नमेंट को लड़की दे दी अडॉप्शन के लिए, और ये गवर्नमेंट बतलाती नहीं होती कहाँ जो अडॉप्ट किया है कहाँ है। तो मैंने पूछा ज़रूर
कभी हमने लड़की दी थी, कहाँ गई वो? तो उसने कहा मैं आपको बतला नहीं सकती गई कहाँ है, ये तो बतला देती हूँ, लेकिन ये जहाँ गई है ये आपकी और मेरे जीवन की टोटल कमाई जितनी है उससे ज़्यादा इसके घर में कारें हैं। अच्छा। इस बच्ची के घर में वो फ्रांस गई थी अडॉप्शन में। ओके। फ्रांस गई थी और इस तरह से मेरे को कई साल, तकरीबन 7 साल मैंने सैकड़ों 680 के करीब लड़कियों को प्राइवेट स्कूलों में पलवल इलाकों में गांव में पढ़ाया, 680, और साथ में उनकी माताओं को 25 रुपये महीने में फ्री मेडिकल सर्विसेज दी, 25 जो हम सर्विस मेडिकल दे सकते हैं, उनके ऑपरेशन कराने हैं, कोई लेडीज की प्रॉब्लम्स हैं तो हम करते रहे यहाँ अच्छा, पर। अब बात करते हैं आगे इस हॉस्पिटल की, इस एबल चैरिटीज की जो नेत्रहीनों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए काम करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले कि पलवल अगर कोई आए ऐसा ज़रूरतमंद जिसको यहाँ आकर इलाज कराना है कम खर्च में, तो वो एक डायरेक्शन बताएं हमारे दर्शकों को। बड़ी सिंपल है जी, 99% तो स्कूटर रिक्शा वाले जो पलवल और होडल के बीच में चलते हैं उनको पता है। हाँ जी, और बाकी वेबसाइट में पता लगता है पलवल और होडल के बीच में। हाँ जी। वैसे भी अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे, हम लोग भी गूगल मैप सर्च करके आए हैं, एबल चैरिटीज, जब आप गूगल मैप पर सर्च करते हैं तो आपको वहां पर एक मैप दिखता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि होडल और पलवल के बीच में, जैसे सर ने कहा, यदि आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आपको ये राइट हैंड पे पड़ेगा, और अगर आप होडल की साइड से आते हैं तो ये लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा। सही बोल रही हूँ सर? अब बात करते हैं हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में। सर मैंने देखा नीचे घूमते हुए डायलिसिस की सुविधा भी है यहाँ पर, तो उसके चार्जेस के बारे में भी बताइए। सर उसके बारे में ये है कि हम जानते हैं बारे में कि डायलिसिस की एक ऐसी बीमारी अगर लग जाए तो अगर वो प्रॉपरली ठीक से काम ना हो तो उनकी डेथ जो है बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत आदमी तड़प कर मरता है। हम 750 रुपया चार्ज करते हैं अभी। हाँ जी, 100 रुपया बढ़ाने का लक्ष्य है हमारा जरूर, लेकिन ये है कि हमको, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है हमारे पास परमिशंस, तो बेसिक परमिशंस हैं चलाने के लिए, पर अदरवाइज नहीं है। हमारा शायद सबसे बड़ा बेड्स का अस्पताल है। कितने बेड हैं? 10 मशीनें हमारे पास डायलिसिस की, वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास 3-4, और वेंटिलेटर्स की इमरजेंसी भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, और 10 मशीनें हैं। जो डॉक्टर हैं हमारे, वो मल्होत्रा साहब, वो डीएम डॉक्टर हैं, वो सिर्फ एमडी नहीं है बल्कि डीएम है। इसी तरह से हमारे आँखों के डायलिसिस, अपना कार्डियोलॉजी का हमने काम शुरू किया अभी फिर से, तो उसकी मशीनें हमारे पास आ जाएंगी जल्दी, और वो भी डॉक्टर साहब डीएम हैं। और हमारा जो आँखों का प्रोजेक्ट है, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मशीनें, हम सिर्फ रेटिना और ग्लूकोमा का काम नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो सिर्फ 7-8-9% होता है। 92% काम जो है वो आंखों का कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद, तो हम करते हैं। हम चार्ज, जो आपने 2 दफा मेंशन किया है, हमारा चार्ज के बिना काम, हम 70 से 75% आंखों के ऑपरेशन फ्री करते हैं। हमारी कंडीशन ये है कि भैया अगर आप पैसा दे सकते हो तो हमसे आप पेड भी करवा लो। हमारे पास मशीनें इतनी हाई क्वालिटी हो गई हैं कि हमें तो खुद लगता है कि हम, फॉर एग्जांपल, एक लेज़र है, यैग लेज़र मशीन को बोलते हैं, तो उसकी चेकिंग में हम 800 रुपया लेते हैं। बाजार में हमने जब पूछा तो 3000, 4000, 5000 रुपये तक लेते हैं। वो लेज़र, उससे लेज़र की ट्रीटमेंट होती है ऑपरेशन के बाद। तो हमारा जो रेट है 30 रुपए का, हमारा कंसल्टेशन रेट है। अच्छा। सिर्फ 30 रुपए का। तो हमारा लक्ष्य कोई पैसा कमाना हम आपको पेशेंट्स का ओपीडी वगैरह भी दिखाते हैं, 30 रुपीज चार्जेस है अगर पेशेंट दिखाने आते हैं तो। लेकिन क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में हॉस्पिटल चलता है, हम इवनिंग में आए हैं, सर का समय सुबह का टाइम पे बहुत शेड्यूल बिजी रहता है, तो हमें इवनिंग का टाइम मिला, लेकिन तब तक पेशेंट्स हमें नहीं मिले। लेकिन जिन लोगों ने ऑपरेशन वगैरह कराए हैं वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सर अगर कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराता है कैटरेक्ट का, तो कितना उसको चार्ज पड़ता है? देखिए, 2 चार्जेस हैं, 80% नहीं तो 75%। अगर हमें कहता है कि साहब मैं गरीब आदमी, मैं पैसा नहीं दे सकता, तो हम उससे कोई पैसा नहीं लेते। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ख़ास चाहे उसकी कोई इंस्पेक्शंस करनी, चेकिंग करनी, तो उसका
50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये लग सकता है, लेकिन अदरवाइज कोई चार्ज। संस्थान ने खुद से कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं कि इतनी आमदनी हो तो आपको इतना देना होगा, ऐसा कुछ? नहीं, कोई क्राइटेरिया लेन, अपने आप आदमी कहे कि साहब मैं पेड कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ तो मैं पेड कर। आपका अपना ईमान, आपकी अपनी श्रद्धा, यदि आप इसके अंदर देकर ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं हॉस्पिटल को। यदि आप समर्थ नहीं है तो 80% तक आपको फ्री यहाँ ऑपरेशन आपका हो सकता है, कैटरेक्ट का स्पेशली। सर, अब आते हैं अगला कि यहाँ पर मैंने देखा अभी विजुअल्स में भी, मैं काफ़ी घूमी हूँ आपके हॉस्पिटल के आसपास के इलाके में भी, गुरुकुल जो था वहाँ पर कितनी बच्चियाँ हैं, अनाथ बच्चियाँ कितनी हैं? हमारे पास 45 लड़कियाँ हैं। ये 3 किस्म की लड़कियां हैं, या तो अनाथ हैं या इनकी माता जिंदा है लेकिन वो बेचारी माता, उसके 2-4 लड़के बेटे हैं और लड़कियां, वो बच्चे एक्चुअली वो चला ही नहीं सकते अपने परिवार को। तो उसमें से जो लड़कियां हमारे लिए होती हैं, जैसे 3-4 साल से ऊपर, तो उनको हम ले लेते हैं कि हमारे पास अभी बड़ा स्कूल नहीं है। हाँ जी, हम गुरुकुल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं कि भी हम स्कूल भी बना दें, और परमात्मा ने हमें इजाज़त दी तो हम जल्दी ही स्कूल भी हमारा बन जाएगा, लेकिन हम उसकी परमिशन लेके बैठे हुए हैं। और हमारे जो बिल्डिंग आपने देखी है वो इस वक्त तकरीबन 250 लड़कियों के रहने की है। जो बिल्डिंग हमारी और महीने 15 दिन तक बन रही है, जो फाइनल स्टेजेस पर है, बनी गई है 90%, 90-95%, तो वो बन गई है और वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लड़कियों को मास स्केल में रहेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत ही है, संभव मेरा ड्रीम है, मेरा देश, तो क्योंकि मेरा सारा परिवार बाहर है, मैं अकेला ही हिंदुस्तान में हूँ, तो मेरा देश है, तो ये लड़कियों की कोई कमी नहीं। आप आके थोड़ा और समय जब दीजिएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि लड़कियाँ कितना अच्छा संगीत में काम करती हैं, कितना अच्छा गाती हैं, कितना अच्छा डांस करती हैं और कितना अच्छा पढ़ती हैं। और हमने इनके लिए 6 टीचर रखे हुए हैं। हाँ जी, गाने का अलग है, डांस का अलग है, अंग्रेजी का अलग है, केमिस्ट्री उसका ये है। तो हमने बाकायदा इनको देते हैं। खाने के तौर में आपको हैरानगी होगी कि आप हमारी इंस्पेक्शन करिएगा, हमारा खाना जो है आपसे बेहतर है। हमारे खाने में सारा ऑर्गेनिक फूड है, अपने घर की सब्जियां उगाते हैं, अपने घर का दूध देते हैं, और कभी भी हम इनको पुराना कपड़ा नहीं पहनाते। हमारे बच्चियों का सारा कपड़ा ब्रांड। इतना सब करते हैं, स्कूल भी चल रहा है, अनाथ बच्चियों के लिए रहने खाने की भी व्यवस्था है, हॉस्पिटल भी चल रहा है, 70-80% तक मुफ्त इलाज आंखों का होता है, कुष्ठ रोगियों का होता है। फंड्स कैसे जुटा पाते हैं? फंड कुछ 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब मेरे जैसा आदमी भिखारी बन जाए तो कामयाब हो जाता है, क्योंकि आदमियों को पता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरा अपना जो इनकम है, पेंशन वगैरह, मेरे से वो खाई नहीं जाती। मैं बहुत ही कम खाता हूँ, कम का मतलब 1 ही रोटी खाता हूँ 24 घंटे में, या सुबह नाश्ता करता हूँ। तो मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, कपड़े का नहीं है, जूते का खास नहीं है, कुछ भी मेरा खर्चे नहीं है। और इस वजह से भी एक है। दूसरा, मेरा सारे परिवार जो है वो अब्रॉड में है, तो मुझे वहाँ से भी बाकायदा मदद मिलती है। मेरे दोनों बच्चे भी अब्रॉड हैं, मेरी बहनें भी अब्रॉड हैं, मेरे 20-50 दोस्त। आपको कभी नहीं लगा कि 30 साल हुआ बहुत है, अब ठीक है, बुढ़ापा है, अब मुझे भी आराम फरमाना चाहिए, मैं भी अब्रॉड का रुख करता हूँ? बुढ़ापे का शब्द आपने खूब इस्तेमाल किया है मेरे लिए। मैं दुनिया की नज़रों में ज़रूर 86 साल का हूँ, हाँ जी, कि ये बूढ़ा जी 86 ईयर्स का है, लेकिन आप मेरे साथ सैर करिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ काम करिए, मेरे साथ बैठिए, तो उठ के देखिए। कभी मैंने आपको कहा मैं सुबह का बैठा हुआ यहाँ पर, मैं सुबह का घर का 9 बजे का निकला हुआ हूँ, इस वक्त देखिए 6 बजने वाले, 7 बजे मैं घर पहुँचूँगा, 7 साढ़े 7। अब फिर कल सुबह फिर मेरा प्रोग्राम चालू है। क्यों? मैं अजीबोगरीब परमात्मा की मेहरबानी। मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत तीर मार रहा हूँ। ये ठीक है सुबह उठ के योगा करता हूँ, ये ठीक है कि मैं ज़रूर सैर करता हूँ, ये ठीक है, लेकिन शायद कम खाने से, शायद परमात्मा की मेहरबानी से मेरे को देखिए डायबिटीज़ है, मेरे हार्ट में 6 स्टेंट भी लगे हुए हैं, मेरे पास जितनी आप कह सकते हो, लेकिन मेरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कि मैं थकता हूँ। मेरे पास थकावट ही नहीं आ रही है। मैं अब जाऊँगा यहाँ से, बैठूँगा, रोटी खाऊँगा, हाँ जी, थोड़ी सैर करके बैठ जाऊँगा,
फिर मेरे पास कितना ही काम पेंडिंग होगा, मेरी ईमेल आई होगी कितनी, मेरे व्हाट्सएप आए होंगे, मेरे पास 5,000-5,500 तो व्हाट्सएप्स हैं मेरे। बहुत मुश्किल होता है किसी भी संस्थान को चलाना, चैरिटीज को भी चलाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी प्रशासनिक कामकाज होते हैं। जो आपने ये प्रश्न कभी किया, इस दौरान ऐसा लगा कि अरे नहीं करना चाहिए था, ये इसमें गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं करती, इस तरीके का ये कुछ? तो देखो, सरकार की चीजें जो होती हैं वो तो सरकार के हिसाब से करनी पड़ेगी। वो तो हम ना उसके खिलाफ लड़ सकते हैं ना उसके बाद। ये जरूर है कि हमें ये आशा रहती है कि भाई क्योंकि हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमें बाकी लोगों से थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा और जल्दी हो जाएगा काम। तो हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी की एक स्टोरी है, वो ये है कि पेशेंस, और पेशेंस की एक स्टोरी है। हेनरी द फोर्ड जो था, जिसने कारों की फैक्ट्रियाँ चलाई, तो 1900 तो ये फैक्ट्री तो उसका बेटा उसके पास गया तो उसने कहा, फादर टेल मी, give me an advice because I become a major now 18 years old. So he said have patience. तो he laughed. तो उसने कहा, पिताजी ये क्या बात कर रहे हो कि जी बड़ा पेशेंस रखो। मैं कोई दरिया से जाके एक छाननी में पानी ले आओ। कैसे पानी ले आऊंगा एक छाननी में? कह रहा इतनी पेशेंस रखो कि बर्फ जम जाए और तुम छाननी में पानी ला सको। तो जीवन के अंदर पेशेंस एक खेल है। तो मैं सरकार के साथ जब भी हूँ तो पेशेंस लेके चलता हूँ और बाकी मिन्नत करता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मेरा तो कोई जोर है नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। हर शख्सियत अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद राजनीति का स्वाद जरूर चखती है। आपने भी इलेक्शन लड़ा? मैंने इलेक्शन 2 लड़े, दोनों एमएलए के लिए लड़े। दोनों ये कह के लड़े कि मैं देखिए सेवा का काम करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, मेरी किताबें भी, और ये कह के तो मुझे वोट दे। तो वोटें मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मिली। हाँ जी, मैंने चखा इस एंगल से नहीं था, मेरा चख ये था कि मैं जो देश की गरीबी की प्रॉब्लम्स हैं वो शायद मेरा एमएलए बनने से। तो आपको भी कहीं ऐसा लगता था कि अगर राजनीति में आएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, इसलिए राजनीति में जाने? ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली आपको तो है ये बड़ा कि भाई सोशल वर्क से ज्यादा काम होता है राजनीति में जब सरकार काम करती है। 7 स्कूल चलाता हूँ मैं पिछले 22 साल से, सन 2000 से। पलवल से फरीदाबाद के बीच में? नहीं, फरीदाबाद में ही सर, फरीदाबाद में। अच्छा। झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पर 7 स्कूल चलाता हूँ और वहाँ पर तकरीबन 700 पौने 700 बच्चे हैं। 650 करीब अटेंड करते हैं, 600 के करीब रोज खाना खाते हैं। हम वहीं पर, इफ द चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू द स्कूल मस्ट गो टू द चिल्ड्रन। बच्चे ये थोड़ा कि अनपढ़ रहने देंगे हम। अगर वहाँ बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, स्कूल दूर है या स्कूल की प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा, हम तो उनके दरवाजे पे स्कूल ले जाते हैं। जिस झुग्गी के अंदर रहते हैं उसी झुग्गी के बगल में हम झुग्गी खड़ी कर देते हैं और वही टीचर रखते हैं, वह पढ़ाते हैं 4th क्लास तक। मोटिवेट करते हैं सैकड़ों लड़कियों को, हजारों लड़कियों को कि भैया वहाँ पढ़ो। हम साल में कुछ लोगों की मदद से हम तकरीबन 100 साइकिल लड़कियों को देते हैं फ्री, कि जाओ बेटे वो रहा स्कूल, जाओ पढ़ो। कि हमने एक फरीदाबाद, पलवल और नूंह की डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 30 से 35 एक्सटेंशन सेंटर आइस के खोलने शुरू कर दिए। एक सेंटर पिछले महीने हमने हसनपुर में शुरू कर लिया है। अच्छा। तो अब एम ये है कि किसी आदमी को हमारे पास आने में 40 रुपए 50 रुपए स्कूटर रिक्शा पे आने देने पड़ते हैं, तो वो भी जाती है। तो उसके नज़दीक कर दो, पैदल भी जा सकता है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर, साइकिल पे चला जाए। तो हमने एक सारे पहले जो गरीब इलाके हैं, पलवल है, होडल्स है, हसनपुर है, थीन है, पुनाना है, इस तरह के हम सेंटर खोलते चले जाएंगे। अजी जैसे जैसे हम थोड़ी ताकत गेन करते हैं, वहाँ से जितने भी पेशेंट आएंगे, फ्री करना है फ्री कर लो, पेड करना पेड कर लो। कितने पेड आएंगे मैं जानता हूँ। पेड तो अगर 15% भी निकल आए तो हम सोचते हैं कि बहुत काम हो गया। चलिए, 30 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, बातें भी अथाह हैं, लेकिन समय कम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी बातें साझा की। आपकी मेहरबानी से हमें लड़कियां आ जाएंगी जो ज़रूरतमंद है जी, अनाथ हैं, क्योंकि आपके पब्लिसिटी का जो लेवल है उसकी अगर लड़कियां आ जाती हैं तो आप हमारे पास आया करिए 2-4-6 महीने बाद, देखने आया करिए कि लड़कियां कैसी चल रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं, कैसे
हमने उनको लड़कियों को दिया है कि ये लड़कियां हमारी क्या नाम है 2 साल के अंदर अंदर आपस में सिर्फ संस्कृत में बात करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हैं प्रेम कुमार खुल्लर जी, और इस शख्सियत से आपको मिलवाने का, आप तक इनकी बातचीत पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि एक सफल शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाहते हैं, मकसद ये भी कि यदि आप स्वास्थ्य के लिए महरूम हैं, आंखों की दृष्टि खो चुके हैं, आपको मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट की समस्या है, आप इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, सरकारी अस्पताल में भी इलाज नहीं करा सकते, आपके घर के नज़दीक यदि खुल्लर साहब का अस्पताल पड़ता है, आसपास का सेंटर पड़ता है, तो आप आएँ यहाँ पर इलाज कराएं। यदि कोई अनाथ बच्ची है आपकी जानकारी में, या कोई अनाथ बच्ची मुझे इस वक्त सुन रही है जिसे छत्र छाया की ज़रूरत है, तो खुल्लर साहब का जो घर है, जो गुरुकुल है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, आप वहाँ आ सकती हैं, वहाँ रह सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी खास जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर 86 साल की उम्र के इंसान में इतनी सशक्तता है, इतना सक्षम है वो कि देश के लिए कुछ कर सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो हम सब में है। हम सबको अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ देश समाज के लिए ज़रूर करना चाहिए, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।